रेडी सर, रेडी। नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा मुद्दा है वन नेशन वन इलेक्शन। जी हाँ, इस समय चर्चा जोरों में चल रही है कि पूरे देश में सिर्फ एक ही चुनाव होना चाहिए। क्या इससे कितने फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, इसी पर हम थोड़ा सा आज विश्लेषण करेंगे हमारे सहयोगी अनिल खत्री जी से, और जानेंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन से लोगों को क्या फायदा होगा। सर, क्या लगता है आपको? पहले मैंने पढ़ा है सब कुछ जी। ये क्या है वन नेशन वन इलेक्शन की जो कंसेप्ट है जी, वो आप किस तरह से समझ पाए हैं वो ज़रा मुझे एक्सप्लेन कीजिए, ताकि मैं फिर मेरा कमेंट बाद में करता हूँ। आप पहले मुझे बताइए कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी इस राय क्या है? सर, वन नेशन वन इलेक्शन से सरकार को तो फायदे हैं। सरकार के पैसे बचेंगे, सरकार के समय बचेंगे, सब कुछ ठीक है। लेकिन कुछ लोग तो ऐसे हैं जो इलेक्शन पे ही निर्भर हैं, उनका क्या होगा? देखिए सर, एक जो पैसे हैं आप एक ड्रॉर में रख दो तो बड़ा नहीं होगा वो। जब वो पैसा किसी जेब में जाएगा, फिर उसके यहाँ से किसी और जेब में जाएगा, फिर उसके यहाँ जाएगा, तो हर जगह टैक्स लगता है। वो टैक्स किसको जाएगा? सरकार को ही जाता है। फायदा किसका होता है? सरकार का होता है। जितने पैसे मैं तो उस फेवर में हूँ, जितने पैसे लोगों के पास जाए और लोग अपने सुविधा के हिसाब से चीज़ें खरीदें, लोग उसको कंट्रीब्यूट करें, तो ही देश का फायदा है ना सर। सर, आपने एक बहुत बड़ी गलतफहमी खुद को भी रखी है और लोगों को भी रखी है। इलेक्शन में जो पैसा बांटा जाता है जी, उसका कोई टैक्स नहीं होता है। कोई किधर टैक्स दिया है? मतदाताओं को जो पैसा बांटा जाता है, क्या उसके ऊपर टैक्स लगता है? तो कहाँ बात कर रहे हैं आपकी? उसमें से सरकार को भी मिलता है सर। कैसे मीडिया को जो पैसा मिलता है सर, अनाप शनाप पैसा मिलता है मीडिया को जी, करोड़ों में मिलता है। वो क्या दिखाते हैं क्या? सर, जब पैसे मिलते हैं, मान लो कैश में मिलते हैं, लेकिन जो चीज़ें खरीदा जाती है, जो आप चीज़ें खरीदते हैं, उसमें तो जीएसटी लगा हुआ है, सब कुछ लगा हुआ है ना। कहीं ना कहीं पैसा तो टैक्स में जा ही रहा है ना सर आपका। आपके पास जेब में जब चाहे ब्लैक मनी हो चाहे व्हाइट मनी हो, जब ब्लैक मनी भी हो, आप कोई चीज़ कैश देके खरीदेंगे तो क्या उसमें वो बोलेंगे कि इसमें जीएसटी मत ले क्योंकि मैं ब्लैक मनी दे रहा हूँ तेरे को? कहीं ना कहीं तो टैक्स लगा है ना सर, क्योंकि पैसा तो कोई रख के घर में रखेगा नहीं। कुछ ना कुछ चीज़ अनाप शनाप खरीदेगा ही ना। जो इजीली मनी आता है उसमें अनाप शनाप ही पैसे, अनाप शनाप ही शॉपिंग होती है सर। आप अगर मेहनत से कमाएंगे तो आप खाली सिर्फ खाने पीने का ही सामान खरीद सकते हैं कि ख़त्म ना हो जाए। लेकिन अनाप शनाप जो पैसे आते हैं तो अनाप शनाप चीज़ें खरीदेंगे आप, टैक्स जाएगा सर। आपने मेरा जो आर्गुमेंट है उसको ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया है जी। क्या बात है, धन्यवाद। क्योंकि आपने ये जो बोला वो मैंने नहीं सोचा था। मैंने इतना ही सोचा था कि पैसा पब्लिक के पास आएगा तो थोड़ा टैक्स दे के आएगा, मगर आपने जो बोला कि वो जो पैसा आएगा वो तो खरीदने के लिए लोग खर्चा करेंगे, और खर्चा करेंगे तो जो खर्चा होगा उसके ऊपर तो टैक्स है ना सर, तो टैक्स जाएगा सरकार के पास। ये बात आपकी सही है जी। मगर सर, इसमें ये जो वन नेशन वन इलेक्शन है, इसको मेरा सपोर्ट नहीं है। अच्छा, 2-3 कारणों से। वो इंडिया वाले जो बोलते हैं उसके परे भी मेरे कुछ ये है ऑब्जेक्शंस हैं। एक तो बात ये इंडिया वालों ने जो बोली है वो सही है कि हर एक राज्य की मानसिकता अलग होती है। हर एक राज्य के सवाल और समस्याएं अलग अलग होती हैं, और अगर आप नेशनल रेफरेंडम के तौर पे करते हो तो वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है एक तरह से जी, क्योंकि वहाँ पे लोग फिर लोकल समस्या, लोकल प्रॉब्लम्स, इश्यूज, इसके बारे में सोचने के बजाय देश का पंतप्रधान कौन हो इसके लिए वोट करेंगे। जैसे प्रेसिडेंट के लिए होता है अमेरिका में, वैसा होगा जी। तो उसमें ऐसा है कि अपोजिशन में आज की तारीख में नहीं है, कल समझो हो गया कोई पैदा, तो भी आज की तारीख में ऐसा होगा कि पूरा नेशन मोदी को जैसे प्रेसिडेंट बनाना है इस तरह से ही वोट करेगा जी। और वो लोग जो हैं वो इसमें लोकल समस्याओं को सोचेंगे नहीं। ऐसा कम उदाहरण दिखाई दिया है कि लोग जब लोकसभा के लिए वोट करते हैं तो कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर उम्मीदवार तगड़ा है तो वो जीत के आता है असेंबली के लिए। ये अभी लोकसभा और विधानसभा का ही है, इसमें स्थानिक स्वराज्य संस्था नहीं आते। कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि अभी महापालिका भी उसके साथ होगी, जिला पंचायत भी आ जाएगी उसमें। नहीं, ऐसा नहीं है, वो खाली लोकसभा और विधानसभा का ही है। तो क्या होता है कि लोकल उम्मीदवार जो है वो एकदम, उनका कोई मायना ही नहीं रहता है।
उनकी काम, उनकी कर्तृत्व, किसी का मूल्यमापन भी नहीं होता है, क्योंकि लोग वोट एक आदमी के लिए करेंगे। जी और इसमें ऐसा प्रॉब्लम अभी अपोजिशन को ऐसा है कि इंडिया वाले किसका नाम लेंगे कि इसको वोट करो। जी तो ऐसा होगा कि मोदी के खिलाफ कोई नहीं है और सब है, सब है। तो ऐसे सब लोगों को कोई वोट नहीं देगा। नहीं सर, उसमें जब चुनाव होगा तो ईवीएम 2 रहेगा, एक लोकसभा का रहेगा, एक विधानसभा का रहेगा, एक बटन तो नहीं रहेगा ना। आप अगर चॉइस करते हो मोदी देना है तो लोकसभा में मोदी का बटन दबाइए, आप चाहते हो कांग्रेस अगर स्टेट में चाहिए तो कांग्रेस बटन दबाइए। सर ये टेक्निकली सही है, मन मानसिकता के तौर पे नहीं होता है। आदमी जहाँ वो देता है वहीं यहाँ देता है। क्या है, इलेक्शन बाद में अगर होता है जी, जैसे राजस्थान और मध्य प्रदेश में लोकसभा में लोगों ने भर भर के वोट दिए जी, मगर कर्नाटक में भी, कर्नाटक का उदाहरण बंगाल है, में सभी भी, के सभी पश्चिम उनके बंगाल, हैं। हाँ, तो उस समय वो स्थानिक सोचते हैं, जी मगर लोकसभा के इसमें बह जाने का डर रहता है। तो वो एक बात है। दूसरा मेरा एक अलग ही मुद्दा है जिसमें कि अपोजिशन का तो नुकसान इसमें बहुत सारा होगा। इंडिपेंडेंट मर जाएंगे सर। हाँ, इंडिपेंडेंट को सर इंडिपेंडेंट तो खड़ा किस लिए होते हैं? नहीं वो सर अच्छे भी इंडिपेंडेंट रहते आते हैं, अच्छे भी सरकार जब बनाने की बारी आती है तो हाँ, तो ब्लैकमेल करते हैं। वो बात भी सही है, छोटे पार्टी भी करते हैं सर। करती है सर, जो बड़े इंडिपेंडेंट वाले करते हैं ऐसे नहीं। छोटी पार्टी अभी ब्लैकमेल करने के लिए ही 90% खड़ी होती है और ब्लैकमेल ही करके फिर एक दो लोगों के ऊपर आ जाता है तो करोड़ों करोड़ों 100 करोड़ लेते हैं। वो भी बात सच है आपकी, मगर इंडिपेंडेंट को तकड़ा झटका इसमें लगता है। और एक बात है सर कि जो बोलनी नहीं चाहिए मगर बोले बगैर रहा नहीं जाता, वो ऐसा है कि लोकसभा इलेक्शन, विधानसभा इलेक्शन साथ में अगर होता है तो उम्मीदवार जो पैसा बांटते हैं लोगों को, वो समझो अलग अलग टाइप में आता है सर। हमारे हाई राइज सोसाइटी जो रहती है वहाँ पे वो खिलौने देते हैं, रास्ते बना के देते हैं, एडजेंट रोड बना के देते हैं, कुछ खिलौने ये वो पार्किंग के लिए देते हैं, कुछ ना कुछ उनको फेवर, बिल्डिंग हाउस स्पेस बना के देते हैं। हाँ, अरे ऑफिस बना के देते हैं, ऑफिस का सामान देते हैं, कुछ देते हैं। और आम आदमी जो है उसको कॉरपोरेशन में भी 5,000 मिलता है, विधानसभा में 10,000 रुपये पर वोट मिलता है। तो घर में 5 लोग हैं तो 50,000 मिलता है उसको। लोकसभा का आता है तो फिर अलग से 10,000 मिलता है। अभी ऐसा हो जाएगा कि लोकसभा विधानसभा एक साथ होने से वो पैकेज करेंगे जी, बोलेंगे अभी तुमको 10 इसका ऐसा 20,000 नहीं देंगे, हम लोग पैकेज में देते हैं। तो लोकसभा और ये दोनों वोट हमारे हैं, दोनों 2,000 में 10,000 में ही कर दो। 15,000 का भी बात नहीं करेंगे कि भाई ये कैंसिल करते हैं। वो बोलेंगे 10,000 का पैकेज है, दोनों वोट देना है तुमको, दे दो। उस समय उसका प्रॉब्लम ऐसा रहता है सर, उसके लिए 10,000 बड़ी बात है, वो नहीं ना बोल सकता है, मगर उसका 20,000 मिलाने का जो संभव है वो चला जाता है। बिल्कुल सर मीडिया, अभी लोकसभा का इलेक्शन अलग होता है तो अलग से कैंपेन होते हैं, अलग से पैसा आता है मीडिया के पास। अब जो अब्जों में आता है, विधानसभा का होता है तो अब्जों में आ जाता है। अभी ऐसा है कि अगर एक अब्जी इधर एक अब्जी इधर आता होगा तो दोनों का मिलके क्या होगा, लोकसभा का कैंडिडेट का फोटो ऊपर होगा, उसके नीचे 5 फोटो रहेंगे विधानसभा के, उनके पार्टी के या एनडीए या इंडिया के। तो मीडिया को प्रिंट हो या इलेक्ट्रॉनिक हो, उनको 2 अब्ज के बजाय 1 अब्ज मिलेगा, तो उनका 1 अब्ज का नुकसान हो गया। मैं एक ऐसा हाइपोथेटिकल बोल रहा हूँ, इसमें असल में तो 100 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़ मेरे को तो बताया कि 14 के इलेक्शन में खाली अकेले बीजेपी का खर्चा इलेक्शन का मीडिया में 35,000 करोड़ था। कितना? 35,000 करोड़। तो 35,000 करोड़ बांट गए, बाद में विधानसभा में मिल गए। अभी दोनों एक साथ होंगे तो वो 35,000 करोड़ ही रहेंगे। तो इसमें मीडिया का नुकसान सर, छोटे छोटे पत्रकार है गांव में, उनका भी नुकसान होगा, क्योंकि अभी लोकसभा के ऊपर अगर विधानसभा वाला निर्भर है ना, तो विधानसभा वाला खर्चा कम करेगा। वो बोलेगा लोकसभा के साथ मैं तो ऐसे ही चुन के आने वाला हूँ, मेरे को अलग से करने की जरूरत नहीं है। लोग भी उसके पास जाएंगे। कार्यकर्ताओं को पहले के ज़माने में वड़ा पाव पे खिलाते थे, अभी बिरयानी तुम्हारे बड़े होटल में, डांस गाना ये वो सब चलता है उनकी। वो खातिर बंद हो जाएगी। और उनको कैसा है कि अभी लोकसभा इलेक्शन हुआ, फिर विधानसभा हुआ, फिर कॉरपोरेशन हुआ, फिर गली का हुआ, ये तो उनको 12 महीने कुछ ना कुछ मिलता रहता था। अब एक बार वो करेंगे, 11 महीना बेकार रहेंगे, ऐसा हो जाएगा। तो अर्थव्यवस्था जो लोगों की की वो चिरमरा जाएगी। इसमें भाजपा क्या अपना फायदा दिख रही है, लगता है आपको? उनको सर ये क्या है ना, इसमें गलती भाजपा ये करती है कि वो मोदी के भरोसे है जी, पूरी तरह। नहीं, उनको लगता है कि मोदी है
तो देश में हम लोग ये रहेंगे। सर मोदी नहीं होने का भी विचार आना चाहिए ना इनके मन में, नहीं है ना कि भाई अभी रिटायर हो गए समझो। हाँ। मोदी साहब जुग जुग जिए, मगर रिटायर हो गए, किसी फिजिकल मर्यादा की वजह से रिटायर हो गए, और देश में आपके पास आपने दूसरा किसी को होने ही नहीं दिया है। इतना बड़ा आदमी, शाह और मोदी के बीच में भी कुछ ना कुछ तानातानी की बात में आती है। गडकरी को तो आपने ख़त्म ही करके रखा है, अडवाणी को तो खड़ा भी होने को नहीं देते आप। तो आपके पास मोदी है करके आप देश की बात करते हैं, कल तुम्हारे ऊपर ये मुश्किल आ जाएगी कि भाई लोकसभा के साथ विधानसभा मत करो, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास लीडर नहीं है, और यहाँ पे भी मुश्किल हो जाएगा, और यहाँ का लीडर है वो उसको ऊपर से सपोर्ट नहीं होगा। तो ये, और दूसरी बात सर मेरे को समझ में नहीं आया, ये 5-6 दिन के अधिवेशन में ये लोग बोल रहे हैं कि ये सब हो जाएगा, तो कैसे होगा सर? मैंने जो अब तक पढ़ा, जो जान लिया, उससे मुझे दिखता है कि ये कमेटी जो है राष्ट्रपति की, माजी राष्ट्रपति की, वो सिफारिशें करेगी, रामनाथ कोविंद जी, हाँ कोविंद साहब की, वो सिफारिशें करेगी। वो कमेटी भी फॉर्म पूरी नहीं हुई अभी आ गया 4 दिन पे वो सेशन, तो ये कमेटी का फॉर्मेशन हुआ है, ये कमेटी रिपोर्ट करेगी। चलो भले रेडी है सब, ड्राफ्ट खाली साइन करना है, दे दिया आपको। सर 17 असेंबलीज को ये पास करना होता है जी। अभी 16 असेंबलीज बीजेपी के पास है, 17 भी हो जाएगी मैनेज, उसमें कुछ नहीं, उड़ीसा वगैरह जो है वो मैनेज हो जाएंगे। मगर सर 17 असेंबली का ठहराव आने के लिए आप 17 दिन तो देंगे कि नहीं? देना ही पड़ेगा ना। और बीच में सर 15 दिन की नोटिस देनी पड़ती है असेंबली को लाने के लिए कि भाई ये करो। तो ये सब मामला ये 5 दिन में निपटेगा और एक नेशन एक इलेक्शन होगा, ऐसा जो ये सोच रहे हैं, ऐसा होने की संभावना मुझे दिखती नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि ये इंडिया की जो बैठक हुई उसको नामशेष करने के लिए, उसकी चर्चा ही बंद करने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए इन्होंने ये 5 दिन का अधिवेशन भी रखा, और ये मामला छोड़ दिया कि वन नेशन। अभी देखो ना, इंडिया की चर्चा ही नहीं हो रही है सर, सब चर्चा है वन नेशन है, जो अभी शायद होगा भी नहीं। और उसमें भी, और आज एक मेरे मित्र हैं, आप जानते हैं उन्हें, अभी आपने फ़ोन किया था उनको, उन्होंने मुझे बोला इसमें मोदी साहब का ऐसा भी एक खेल हो सकता है कि ये अभी आने वाला है, 17 असेंबली का ये आएगा, तो इलेक्शन जो जून में ड्यू है लोकसभा का, वो कम से कम 6 महीने से आगे बढ़ा दो। क्या बात है, 2024 इंड में? हाँ, तो क्योंकि अभी ये सब बनने के लिए टाइम लगेगा, तो लोकसभा का ऐसा एक्सटेंड करते हैं ना सर, करते हैं 6 महीने तक कर सकते, 1 साल तक करने की प्रोविजन है, और लोकसभा 1 साल तक भी आगे ले सकते हैं, जरूरत पड़ी तो 3 साल तक जा सकते हैं। तो सर ये मोदी के लिए वरदान भी इस तरह से लेंगे कि भाई और 6 महीने तब तक इनकी शांति हो जाएगी। तो ये भी एक मामला है कि, तो मुझे सर अभी जो जानकारी मैं इकट्ठा किया हूँ, मैं कभी मोदी जी से ऐसा नहीं बोल सकता कि कल रात मोदी जी से बात हुई, यहाँ पे होती है इनके यहाँ के लोगों से, मगर जो मैंने अभी टीवी पे और यूट्यूब पे पढ़ा, उससे मुझे ऐसा एक आभास हो रहा है कि महिला आरक्षण का बिल आएगा, फिर समान नागरिक कायदा उसका एक बिल आएगा, ऐसे 4-5 धड़ल्ले से, जिससे हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी में तनाव बढ़ जाएगा और हिंदुओं को लगेगा कि ये हिंदू राष्ट्र हो रहा है जी। ऐसे कुछ 4-5 मुद्दे आएंगे, कुछ चमत्कारी निर्णय ले आएंगे। हाँ, तो उसीलिए ये अधिवेशन बुलाया गया है ऐसा मुझे लगता है। और अपोजिशन हंगामा करेगी, ये क्या करेंगे, हंगामा होने दो, बरतरफ करेंगे। अभी इस बार जो सभापति है या सभाध्यक्ष है अपने लोकसभा के, वो ये नहीं करेंगे कि अरे बस रे बैठो, वो बहुत शांति से करते हैं, बड़े प्यार से करते हैं। मेरा उनका वो ये बहुत अच्छा लगता है, अरे बस रे बेटा, बोलेंगे गेट आउट। अपोजिशन के आधे से ज़्यादा लोगों को निकाल देंगे, बाकी सब त्याग करके जाएंगे, फिर सब बिल दनादन 1-1 घंटे में पास हो जाएंगे। तो कुछ 5-6 बिल तो ऐसे लाएंगे जिससे मेरा अनुमान है जिसका परिणाम हिंदू और मुस्लिम समाज पर होगा, या हिंदुओं के ऊपर होगा या मुस्लिमों के ऊपर होगा, ऐसे ही बिल लाएंगे। और महिला आरक्षण आ गया तो सर बीजेपी के साथ जितनी महिलाओं के नेता हैं, और शक्ति है महिला शक्ति, उतनी तो किसी पार्टी के पास नहीं है, कांग्रेस के पास थोड़ी सी, तो चुनाव आसान हो जाएंगे सर। मर्द खड़ा हो जाएगा तो वो अलग अलग तरीके अपनाता है, 50% महिलाएं भी तो है ना देश में, हाँ ना, है ना 50%। तो वो महिला आरक्षण अगर लोकसभा विधानसभा में कर दिया, सब पूरा सी चेंज हो जाता है। देखते क्या होता है, मगर अभी ये वन इंडिया वन नेशन जो है, वो मेरे को ऐसा लगता है कि
एक हथकंडा था उनका। मेरे ख्याल से इसको जो एक ट्रायल बेस पे लेना चाहिए, इसको लागू नहीं करना चाहिए। एक ट्रायल बेस पे इनको एक बार जो चुनाव करना चाहिए, ये नहीं बोलना चाहिए कि ये आगे लगातार रहेगा। अगर उसमें कुछ लोगों को फायदा होते हैं, खासकर लोगों को फायदा होना चाहिए, सरकार का फायदा होता ही रहता है। लोगों को मतलब कि समय का भी नुकसान होता है चुनाव में, वो अगर बचता है। सर ऐसे गांजा पीते हुए, बीड़ी पीते हुए साले घंटों तक निकालते हैं, उनको 1 घंटा लाइन में खड़ा रहना पड़ा। लेकिन सरकार का समझ आता है ना सर, आचार संहिता लागू हो जाती है 2 महीना, फिर उसके बाद 2 महीना सब सरकार नया आती है या जो भी आती है उसे समझने में लगता है, 6 महीना निकल जाता है ना सर, वो तो कम से कम बचेगा। तो इसी बारे में अगर सर आचार संहिता के जमाने में दुराचार संहिता ही चलती, देश की तरक्की तो जरूरी पहले से। नहीं वो हो रही है ना। तो फिर आप बोल रहे हैं कि इलेक्शन ही मत लो जी, उससे अच्छा और तरक्की हो जाएगी। ऐसा नहीं है। ठीक है, एक कुछ तो सर मोदी और शाह क्या करेंगे इसका कोई अंदाजा नहीं लगता उसका। ये भी वन नेशन की बात हो रही है ना। सब चैनल वाले ऐसे ग्रुपिंग इन द डार्क हैं, उनको भी समझ में नहीं आता क्या होने वाला है। और ये मोदी और शाह छोड़ के मेरे को लगता है नड्डा को भी मालूम नहीं होगा शायद। तो हम दर्शकों से भी पूछते हैं कि आप क्या मानते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? व्हाट्सएप कमेंट में जरूर लिखिए। और हमारा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक शेयर करते रहिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।